नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कल से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। बिहार में राहुल गांधी 16 दिन वहां रहेंगे। ये देखिए, 17 अगस्त से शुरू वोटर अधिकार यात्रा। ये बाबू जगदेव बाबू का बड़ा बढ़िया लगाया है कोटेशन। जगदेव बाबू जो वहाँ त्रिवेणी संघ जो स्थापित हुआ था, और उसके बाद में जो है पिछड़ों की लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने। और 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और इस 90 भाग में खास जो है बाबू जगदेव जी का, इसमें सवर्ण महिलाएं भी शामिल थी। पूरी महिलाओं को शामिल किया था। और बड़ी लंबी लड़ाई है। किसी दिन मैं जगदेव बाबू पे बात करूंगा इस बीच, राहुल गांधी जब वहां रहेंगे तो। और उनके अलावा जो है, जो ये पदयात्रा निकल रही है, उसमें गठबंधन के लोग होंगे। कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, वामपंथी दल के लोग रहेंगे। और ये 24 जिला को कवर करेंगे। ये देखिए, एक छोटा सा उनका वीडियो है, वो भी मैं दिखाऊं। ये देखिए, पूरा जिला जो है ये बताएंगे। कैसे कवर कर रहे हैं काम। उसके अलावा देखिए, और मैं आपको दिखाऊं, गाना भी लोगों ने बनाया है। ये देखिए, आरजेडी का गाना। आजादी का भाव टूटे नहीं, है अलग तेजस्वी, है सजग तेजस्वी। की वोट कटे नहीं, लोकतंत्र की जोत बुझे नहीं। आओ बिहार मिलकर करे तानाशाहों का सामना। वोटर अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने भी बनाया है, वो भी देखिए। देखो सच्चाई जो कैमरे में कैद हुई, कागज पे लिखी तकदीरें कैसे चोरी हुई। कर्नाटक की धरती दे रही गवाही, सच का झंडा उठाए राहुल गांधी। ये खेल है कुर्सियों का, ये सौदा है वोटों का, जनता के हक पर डाका कानून के नोटों का। संसद में गूंज उठी एक सच्ची बयानी, हक की आवाज वही राहुल गांधी। जागो भारत जागो नौजवान, हक की लड़ाई है ना कोई मेहरबान। सच की मशाल ले चलो अंधेरों को जला,
हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं फिलहाल 3 साथी हैं। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं, प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत। हमारे साथ शैलेंद्र भाई है, शैलेंद्र भाई आपका भी स्वागत। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप साथी तमाम जो स्क्रीन पर है नंबर में और जो कमेंट बॉक्स में है, आप सबको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। और देखिए एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनील जी, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आजकल ये भी सिनेमा से ज्यादा अच्छा जो है आजकल पॉलिटिकल पार्टी वाले बनाने लगे, पैसा उनके पास है, बनाएंगे। ये और टोटी चोर क्या हाल है? मेरे तो बढ़िया, तू बता। वोट चोर, टैक्स चोर, ब्लैक मनी चोर, रोड तोड़, पुल तोड़, युवाओं के सपने तोड़, उन्हें बेरोजगार छोड़। तू बता तेरे क्या हाल है? मैं सिनेमा का आदमी इतना हंस रहा हूँ, समझिए इसको। मैं आता हूँ पहले शैलेंद्र भाई आपके पास, क्योंकि शैलेंद्र भाई को सुनील जी निकलना है। शैलेंद्र भाई, राहुल गांधी जो ये देखिए, बाबू जगदेव बाबू को भी याद किया जा रहा है। जगदेव बाबू 60s के दशक में बिहार में जो है, और खास करके जो पिछड़ों की लड़ाई थी उसके बड़े अग्रणी नेता थे जगदेव बाबू। और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, हम छोटे थे, बहुत चलता था, बाद में भी चलता था, शोषित समाज दल वगैरह वगैरह था। क्या आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा है SIR को लेकर के है कि, और 24 जिलों से गुजरेंगे वो, 24 अलग अलग जिले हैं और उनके अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, और आखिर में 1 तारीख को पटना में गांधी मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और 1 सितंबर जो है वो नाम जोड़ने का जो क्रम होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और 30 सितंबर को प्रकाशित होगी फाइनल लिस्ट, चुनाव आयोग प्रकाशित करेगा। 1 तारीख को वो खत्म होगा नाम जोड़ने का, तो 1 तारीख की रैली शायद इसीलिए रखी गई है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? बड़ी मुद्दत के बाद बिहार की सड़कें, हिंदुस्तान की सड़कें, हिंदुस्तान की जनता का मानस, ये सब के सब आबाद दिखाई दे रहे हैं। काली अंधेरी रात के बाद रोशनी की हल्की सी किरण आपको दिखने लगी है। और मजेदार बात यह है कि यह मौका किसी और ने नहीं दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने मौका दिया। तो जब आप अन्याय करते हैं, दमन करते हैं और लोगों का उत्पीड़न करते हैं, और आप अपने अहंकार बोध में ये समझते हैं कि आपके सारे फैसलों को लोग जैसे मान लेंगे आंख मूंद के, तो आपसे ऐसी चूक होती है। और इसी चूक की वजह से जनता को जैसे आपका असली चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। तो इस जो फांसीवादी सत्ता का असली चेहरा आजकल दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा में जैसे चुप्पी और थोड़ा सा भय का जो माहौल था उसको तोड़ने में, और नफरत की जो नैरेटिव थी और जो एग्रेशन की जो भाषा थी, जिस भाषा वो एग्रेशन की भाषा को तोड़ने में भी राहुल कामयाब रहे। शुरू के दौर में राहुल गांधी ने जिस विनम्रता का परिचय राजनीति में दिया, उसके लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करूंगा। मैं सोचता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं। मैं सोचता हूं कि कौन है ये मर्यादा पुरुषोत्तम? दशरथ का बेटा, सीता का पति, लक्ष्मण का भाई, या रावण से लड़ता हुआ एक योद्धा? कौन मर्यादा पुरुषोत्तम है? तो व्यक्तित्वों का निर्माण तमाम किस्म के रंगों से होता है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी पसंद है। तो मुझसे कोई पूछे कि कौन आपको मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है, तो मुझको लगता है कि तमाम शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद राजा जनक के दरबार में विनम्रता पूर्वक झुक के लक्ष्मण के बारे में वो कह रहे हैं कि बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए। तो आपके पास इतनी ताकत हो और फिर भी आपके पास इस किस्म की विनम्रता हो, तो इसी विनम्रता के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा होता है। और जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आपकी छाती थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। इतिहास में जब छातियां सिकुड़ती हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा होता है, और इतिहास में छातियां जब कुछ ज्यादा ही चौड़ी हो जाती हैं तो अक्सर जैसे हिटलर पैदा होता है। वैसे हमारे पास एक चौड़ी छाती वाला नेता है। तो इसकी इस चौड़ी छाती के गर्भ से जो अहंकार, वर्चस्व और स्तंभ की भाषा निकली, उसके खिलाफ पहला तो उन्होंने बढ़िया लाइन दिया कि हम नफरत के इस माहौल में जैसे मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो जनता जैसे लगातार जैसे उन्माद में आप नहीं रह सकते हैं, शराब के नशे में आप लगातार नहीं रह सकते हैं। आखिरकार आप मनुष्य हैं, अपनी बेटियों के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं, आपको आपकी मुलाकात दोस्तों से होती है, और आप अपने ऐहिकता में जब जब लौटते हैं तो प्रेम ही वह मूल्य बोध है जो आपको जोड़ता है।
तो इन्होंने अपने अहंकार में समझा कि इनका जो रेटोरिक है और इनके वर्चस्व और दम्भ की जो भाषा है वो हमेशा चलती रहेगी, तो राहुल गांधी ने ये किया। ये तो उसका सांस्कृतिक पक्ष हो गया। और उसका आर्थिक पक्ष क्या था? आर्थिक पक्ष ये था कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से जो पेरी फेरी में छूट गए लोग थे, उनको समाहित करने और समावेशी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में सदियों तक जिनको दमन और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया और जाति के नाम पे कभी उनके जैसे आगे जैसे हांडी बांधा गया, कभी जैसे पीठ के पीछे बढ़नी बांधा गया, और कभी जैसे उनको जैसे जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया, उन तमाम लोगों को इनकारपोरेट करते हुए हजारों साल का जो अन्याय था, उस अन्याय को इरिडिकेट करने के लिए और कंप्लाई करने के लिए हिंदुस्तान के संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की। और उस आरक्षण को ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम के जैसा बता दिया, क्योंकि जैसे ये दलित उत्थान था, ये जैसे पीछे छूटे गए लोगों का उत्थान था, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस करने का मसला नहीं था। लेकिन पहली दफा नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% लोगों को उसमें इनकारपोरेट कर दिया। और आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो आबादी है फॉरवर्ड्स की, वो 15-16% से ज्यादा नहीं है। आप बताइए कि 15-16% आबादी के लिए ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% का आरक्षण 70% से ज्यादा हो जाता है कि नहीं? तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली तो पहले रिडंडेंट किया ही, और उसके अलावा नॉट फाउंड सुटेबल और तमाम तरह के चीजों के जरिए से वो इसको करते रहे, और बैकलॉग जैसे लगातार पड़ा का पड़ा रहा। तो इस दंश को जैसे बैकवर्ड जनता लगातार और दलित जनता इसको भोग रही थी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जैसे कस के उठाया और इस मुद्दे को उसने एड्रेस किया, और उसने कहा कि जैसे हिंदुस्तान के 90% बजट का हिस्सा जैसे जिनके हाथों से होकर गुजरता है, वो वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के आबादी का जैसे 10-12% कंस्टिट्यूट करते हैं। तो एक ये आईना उन्होंने साफ किया। और इकोनॉमिक सामाजिक क्षेत्र में ये हुआ, सांस्कृतिक क्षेत्र में मोहब्बत की दुकान हो गई, सामाजिक क्षेत्र में जैसे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को एड्रेस करना और उसके एक्सपेंशन की बात करना। और आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ? आर्थिक क्षेत्र में यह हुआ कि नरसिम्हा राव के जमाने में हिंदुस्तान की जो कांग्रेस पार्टी थी वो धीरे धीरे करके कारपोरेट और जैसे दक्षिण की ओर मुड़ना शुरू हो गई थी। राहुल गांधी ने फिर से उस इकोनॉमिक्स को खींच के और साफ साफ तरीके पे अडानी अंबानी का नाम लेके वो नेहरू की तरफ लौटे, अपने नाना की तरफ लौटे। और अपने नाना की तरफ लौटने में उनको न सिर्फ बाहर से कष्ट झेलना पड़ा, इनसाइड दी जैसे कांग्रेस भी उनको कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन फाइनली राहुल गांधी ने इन तीनों मोर्चों पे एक जीत हासिल की, और उस जीत के गर्व से एक क्लियर कट आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जन्म हुआ, जिसमें था कि एक समावेशी भारत, कारपोरेट आधारित भारत नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं, और जैसे हिंदुस्तान के अंदर पिछड़े लोगों को जैसे सत्ता में भागीदारी, और साथ ही साथ नफरत के खिलाफ जैसे एक साझी जो सांस्कृतिक विरासत थी। और साथ साथ उन्होंने गंगा जमनी तहजीब की बात की। तो ये सब चल ही रहा था किसी बीच और उसका जैसे उत्तर एक दूसरे तरीके से आया कि इनके तमाम चालबाजियों और चालाकियों के बावजूद जो ये इलेक्शन था, इस पिछले इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में वो पिछड़ के रह गए, 24 के इलेक्शन में पिछड़ के रह गए, और उनके इलेक्शन में पिछड़ जाने से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जनता के बीच गया। तो ये साथ साथ जैसे जब कल्मिनेट किया, तो इस कल्मिनेशन से उनको अकबकाहट हुई, परेशानी हुई, और इस परेशानी को काउंटर करने के लिए वो जैसे प्रोग्रेसिव पॉलिसीज की तरफ जाने के बजाय वही षड्यंत्र का जो पुराना खेल वो खेला करते थे, उसी षड्यंत्र की तरफ उन्होंने लौटने की तैयारी की। और षड्यंत्र से तो वो सत्ता में आए ही थे चोरियों के जरिए से, लेकिन अब किस सीना जोरी के जरिए से वो एसआईआर के जरिए से वोटर्स को एक्सक्लूड करने की जो कोशिश की। तो पहले जो वोट चुरा लेते थे तो इससे पॉलिटिकल पार्टी डिफीटेड फील करती थी। अब की सीधा सीधी उन्होंने जनता का हक चुराया, और इस एक्सक्लूजन ने जनता के आंख में उंगली डाल के उनको ये बता दिया कि ये सत्ता जो है इस तरीके से खेल कर रही है। तो वार ऑफ परसेप्शन में इस एसआईआर ने बीजेपी को डिफीट कर दिया। यानी इतना बड़ा बैकफायर जो है दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जो है बैकफायर था ये, जो उनको जाके लगा है। अब राहुल गांधी इस अभियान पे निकले हैं, और इस अभियान को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, और 9 तारीख को जिस तरीके का बिहार बंद हुआ, और जिस तरीके से विपक्षी यूनिटी और एकता का जन्म हुआ है, तो ये सारे अस्त्र जो है आपने ला के दे दिए। और मैथोलॉजिकल हिसाब से कहिए तो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो
वो कहता है कि जिसको हरि दारुण दुख देते हैं, पहले उसका बुद्धि और विवेक छीन लेते हैं। तो इनका बुद्धि और विवेक छीन लिया गया है और ये भरे हुए पाप के घड़े के फूटने का वक्त आ गया है। आज जब हम लोग ये बहस कर रहे हैं तो ये जन्माष्टमी का मौका है। कंस के राज के खिलाफ जैसे धरती पे जैसे आविर्भाव हुआ है कृष्ण का, और कृष्ण यानी कर्ष यति कृष्ण, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो आपको देख के आपके जो सबसे श्रेष्ठ और सुंदर आवेग है हृदय के, वो जब आपकी छाती को तोड़ के बाहर निकल जाएं तो आप समझिए कि जो सामने उपस्थित है वही कृष्ण है। इसी को कृष्ण तत्व कहते हैं। तो आज जन्माष्टमी का मौका भी है और कल से इस यात्रा की शुरुआत भी है। और इस इनकॉर्पोरेशन में इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। जगदेव प्रसाद जैसे बिहार के शोषित और वंचितों के एक बिसरा दिए गए, भुला दिए गए बड़े नेता थे, और जिन्होंने बिल्कुल, और उसका पेमेंट उन्होंने किया। अरवल में उनको जैसे सभा करते हुए गोली मार दी गई और उनको शहीद बना दिया गया। लोग उनको बिहार लेनिन कहा करते थे और वो नारा बहुत साफ साफ देते थे। कहते थे कि अब की भादों में जैसे गोरी गोरी कलैया जैसे कीचड़ में होगी हरी हरी चूड़ी के साथ। तो वो मैसेज दे रहे थे कि सिर्फ जैसे दलित और वंचितों की स्त्रियां क्यों जैसे ये काम करेंगी, सबको जैसे निकल के ये काम करना पड़ेगा। ये एक तरफ दोनों तरह का मैसेजिंग था कि सवर्णों के यहाँ जो सबसे ज्यादा डिप्राइवमेंट है वो स्त्रियां वहां सबसे ज्यादा शोषित हैं अपने इकोनॉमिक कारणों की वजह से। चूंकि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में यहाँ औरतें भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो अपने हस्बैंड के बगलगीर और दोस्त होने का मौका ज्यादा जैसे दलितों और वंचितों के यहाँ है। तो सवर्ण जो मानसिकता है और मनुवाद पे आधारित जो समझ है वो स्त्रियों को, दलितों को, मुसलमानों को और तमाम तरह के लोगों को एक्सक्लूड करके एक ऐसी ये डेमोक्रेसी का जो एसेंस था उसको खत्म करके वो एक तरह से जैसे सेंगोल ला के उस सिंबल को जैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया। और कर्नाटक के वो सांसद हेगड़े, उसने कहा कि हम जैसे यहाँ संविधान बदलने के लिए ही चुनाव जीत के आए हैं। तो बहुत बार आपको पता नहीं चलता है कि धीरे 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 आप जो कर रहे हैं वो जनता की चेतना में एक्यूमुलेट होता रहता है, कभी कभी अनकॉन्शियसली और कभी कभी सब कॉन्शियसली। और जब मौका उचित आता है तो वो अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस में एब्जॉर्ब किए गए जो ट्रूथ है वो एक्सप्रेस होना शुरू करते हैं। तो ये उसका ब्लास्टिंग पॉइंट है। ये यात्रा जैसे कमाल करेगी, और ये कमाल न सिर्फ इस मामले में होगा कि नरेंद्र मोदी बैक कर जाएंगे, ये कमाल न सिर्फ इस मामले में होगा कि शायद इसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे, बल्कि ये कमाल इस मामले में भी होगा कि हम जैसे अपने जनतंत्र का पुनर्पाठ करते हुए अपने जनतांत्रिक मूल्यों की प्रक्रिया से गुजर के लोकतंत्र की कीमत समझेंगे, और इस चेतना के गर्भ से हमारी इंडिविजुअलिटी के लिए स्पेस फराहम होगा और आजादी के लिए ज्यादा उन्मुक्त आसमान हमको उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हम इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं। ये देखिए 17 अगस्त को सासाराम, टेहरी ऑन सोन, रोहतास। 18 अगस्त को कुटुम्बा, औरंगाबाद, देव, गुरारू। 19 अगस्त को पुनामा, वजीरगंज, गया से नवादा हुए थे, बरबीघा। अच्छा, क्या बात है। 21 अगस्त को 20 तारीख को छुट्टी है, विश्राम करेंगे। 21 अगस्त को 3 मोहानी, दुर्गा मंदिर, शेखपुरा से सिकंदरा, जमुई होकर मुंगेर। 22 अगस्त को चंदनबाग चौक, मुंगेर से सुल्तानगंज होकर भागलपुर। 23 अगस्त को बरारी, कुरसेला से कोढ़ा और कटिहार होकर पूर्णिया। 24 अगस्त को खुश्की बाग, पूर्णिया से चांदनी चौक, अररिया होकर नरपतगंज। 25 तारीख को विश्राम है। फिर 26 तारीख को हुसैन चौक, सुपाल से फुलपरास, सकरी, मधुबनी होकर दरभंगा आएंगे भाई, आप ढूंढ रहे थे। 27 अगस्त को गंगवारा, महावीर स्थान, दरभंगा से मुजफ्फरपुर होकर सीतामढ़ी। 28 अगस्त को रीगा रोड, सीतामढ़ी से मोतिहारी होकर पश्चिमी चंपारण। 29 अगस्त को बेतिया, पश्चिमी चंपारण से गोपालगंज होकर सिवान। 30 अगस्त को छपरा, सारण से आरा, भोजपुर। 31 को विश्राम और 1 सितंबर को यात्रा समापन, पटना में रैली, गांधी मैदान में। और मैं एक और दिखाऊं, मैं बेसिकली इसी पे आऊंगा आपके पास। ये देखिए, ये जो है प्रफुल्ल भाई, इसमें एक तो जगदेव बाबू तो है ही, प्लस ये जो अनिल जय हिंद है, एक फोटो जो है, जो हम लोग के काफी पुराने साथी है, सुनील जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये ओबीसी के लोग इसमें शामिल है, ओबीसी विभाग, अखिल भारतीय विद्यार्थी कांग्रेस कमेटी। ओबीसी के लिए वहाँ काफी कुछ जो है वहाँ प्रोग्राम किया, और किस तरीके से संविधान सुरक्षा सम्मेलन वगैरह वगैरह पूरे देश भर के ओबीसी समाज को अनिल जय हिंद भाई ने आंदोलित किया, और राहुल गांधी हर जगह गए। जहां जहां मैं भी एक प्रोग्राम में था, पटना वाले प्रोग्राम में तो मैं भी था,
और वहां बाकायदा जो है ओबीसी के लोगों को एड्रेस किया गया, ईबीसी के लोगों को एड्रेस किया गया। और बिहार में ओबीसी ईबीसी की तो कर्पूरी ठाकुर उसके जो है सूत्रधार रहे। और तो क्या आपको लग रहा है कि ओबीसी, चूंकि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव है जिनके नाम है, और कांग्रेस पार्टी है, क्या आपको लग रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को खींच करके राहुल गांधी की यात्रा जो गठबंधन है उस तरफ लेके जा सकता है? हाँ, सभी को नमस्कार। पहले राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, ये उनकी यात्रा कार्यक्रम की श्रृंखला में ही है। राहुल गांधी की राजनीति ने या उनकी उपस्थिति ने इस समय में किया क्या है? उसने विपक्ष की राजनीति को एक प्रेरणा दिया है, कैटलिस्ट की भूमिका है। वो कई जगह सीधे अगर भाग नहीं भी लेते हैं जो उत्प्रेरक में होता है तो वो, लेकिन उनकी उपस्थिति से उसका एक असर बन जाता है। और ये स्वाभाविक भी है कि हर जगह सीधे भाग ले आदमी तो है नहीं। देखिए, राहुल गांधी जिस विरासत को लेकर के आए हैं, ओबीसी पर मैं आता हूं, वो मनमोहन सिंह के बाद ये आए, क्या नाम है इनका, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह किस दौर में आए थे? मनमोहन सिंह मुख्यतः नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नई आर्थिक नीति थी उसकी तरंग पर चढ़ करके वो आए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की सैनिक जो सरकार थी तो वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका कारण ये था कि वो बहुत रोल बैक करते थे और उतने आर्थिक रूप से उन चीजों को कन्विंस लोगों को नहीं करा पाते थे। हालांकि उनके यहाँ कई मंत्री थे, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर तक था, जिसको बेचने का ही मंत्रालय था, अरुण शौरी जिसमें थे, लेकिन उनसे वो नहीं हो पाया और अचानक सैनिक इंडिया ही हो गया। लेकिन मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री के रूप में भी थे तो उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाया था, और जब प्रधानमंत्री हुए तो उसका उन्होंने विस्तार किया। लेकिन उनके जाते जाते ये ग्लोबलाइजेशन के में एक सिकोड़ शुरू हो गया था और जो राष्ट्रवाद उभर करके आ गया था। ऐसे में उनकी राजनीति और दक्षिण पंथ की राजनीति ने, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति, आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन लोगों की अन्ना वगैरह के आंदोलन में हुआ था, एक माहौल इन्होंने बना दिया। मंडल कमीशन के बाद जो मंडल की राजनीति परवान नहीं, कमंडल की राजनीति जो परवान नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि मंडल की राजनीति के बाद जो कमंडल आया और कमंडल के बीच बाद में फिर अब भूमंडल आ गया, तो कमंडल, मंडल और भूमंडल की राजनीति में एक त्रियक की स्थिति उत्पन्न हुई। और अब जबकि भूमंडल लगभग स्थगित हो रहा है या स्थगन की मुद्रा में है, तो मंडल और कमंडल आमने सामने हैं। तो मंडल तो सत्ता में है और जो कमंडल की राजनीति थी, मैं बिल्कुल प्रतीक में कह रहा हूं, जो ताकि बात उसी शब्दावली में जाए, मेरी अपनी अलग शब्दावली है इसको कहने की, लेकिन बात अभी इसी शब्दावली में करूंगा कि जो मंडल की राजनीति थी उसमें फिर नया उभारा है जिसको ये लोग बोलते हैं मंडल 2। और क्योंकि अब भूमंडल का जो बीच में ये था, माया जाल था, वो धीरे धीरे पिछड़ गया या विड्रॉन हो गया या सिकुड़ गया, जिसको हम रिवर्स ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ये प्रक्रिया तब से शुरू हो गई थी। अब आमने सामने है, लेकिन जब ये आमने सामने है तब तक मंडल की कमंडल की राजनीति इतनी सशक्त हो चुकी थी कि सत्ता में उसको 2 टर्म तो अकेले मिल गया इनको, भारतीय जनता पार्टी को, यानी कमंडल की सोशल इंजीनियरिंग को पावर सीधे का सीधे मिल गया। इसमें इनका दुस्साहस बढ़ गया, इनके सपने बढ़ गए। और तीसरे टर्म में भी, हालांकि ये आश्रित हैं नीतीश कुमार के, लेकिन फिर भी इनकी अपनी ताकत भी उतनी कम नहीं हुई है जितनी तब कम हम लोग समझते हैं। हम समझते हैं कि ये बैसाखियों पर है, ये बात बिल्कुल सही है, सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये बैसाखियों को इन्होंने इस ढंग से इम्प्लांट कर लिया है, अपने साथ नट बोल्ट में कस लिया है, ये बैसाखी चाहकर भी शायद हट नहीं पा रही है। तो अब ये राजनीति है। राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों से सीखा, समझा और एक नई राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। और आज देखिए कि आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग के, मेरा तो व्यक्तिगत परिचय नहीं है, आप लोगों का होगा, प्रोफेसर रविकांत भी कांग्रेस में बाकायदा शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को लेकर प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविचंद दोनों। जी जी,
तो और रविकांत जी को उनकी भाषणों से, उनकी बातचीत से जो मुझे लगता रहता था कि वे थोड़ा सा रिजर्वेशन रखते हैं और कांग्रेस की नीतियों से उतने सहमत नहीं है। और कई बार जो है सो वो इस तरह की बात कहते थे कि आपको अब प्रतिनिधित्व नहीं, प्रतिभागिता भी चाहिए, साझेदारी भी चाहिए। तो इस तरह की बात वो कहते थे और राहुल गांधी की बात से अंततः वो कन्विंस हुए। कुछ उनके साथ परेशानी, मुकदमा वगैरह का भी मामला कुछ हुआ, ऐसी खबर मुझे है, लेकिन पता नहीं अफवाह है कि खबर है, लेकिन कुछ उनको सताया भी गया है। अब वो कांग्रेस में शामिल हुए, तो कांग्रेस में धीरे धीरे इन चीजों का हो रहा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि ओबीसी और दलित समुदाय दोनों के हितों को एक साथ में साधना बहुत मुश्किल है, और दोनों के हितों की रक्षा करना, दोनों के लिए सार्थक आश्वासन को बनाए रखना और दोनों के संदर्भों को जिलाए रखना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, ये जो सवर्ण राजनीति है, यही जवाबदेह है कि देश का बंटवारा अगर 90 और 10 या 85 और 15 या किसी भी शर्त पर अगर देश का बंटवारा, लोग ये वी एंड अदर्स की जो भी भूमिका बनती है उसको बहुत समय मिला। बाबा साहब तो उसी समय चाहते थे, लेकिन गांधी जी के दबाव में या गांधी जी के नैतिक आग्रह या जो भी कह लीजिए के कारण बाबा साहब इस बात को मान गए थे। इतना लंबा समय मिला सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समता के सिद्धांत को लागू करने के लिए, और जो जाति आधारित जो दुराव है उसको खत्म करके एक अपनाव के लिए, एक भारतीय मन की रचना के लिए जो संविधान के बाद बना हुआ नया मन हो। लेकिन सवर्ण राजनीति ने इसको होने नहीं दिया, और कांग्रेस पर भी चूंकि इनका वर्चस्व था, तो कांग्रेस पर भी वर्चस्व होने के कारण आप जिस जगदेव बाबू की बात कह रहे हैं, उन लोगों का जो सामाजिक आंदोलन था या कर्पूरी ठाकुर का जो सामाजिक आंदोलन था, उसको कांग्रेस ने समय रहते उसको एड्रेस नहीं किया। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन राजनीतिक रूप से एड्रेस नहीं किया। इसलिए जो कांग्रेस की संविध सरकारें तो इसीलिए बनी थी ना, कि कांग्रेस पर वर्चस्व उन लोगों का था, तभी तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। अब जाकर के वो बात समझ में आ गई है कि गैर कांग्रेसवाद के नारे से जो लाभ समाजवादी आंदोलन को होना चाहिए था वह नहीं हुआ। समाजवादी आंदोलन तो हाथी के पैर के नीचे खपड़े की तरह टुकड़ा टुकड़ा हो गया। खपड़ा समझते हैं ना, जिसे हम लोग के घर में खपरेल घर होता है, तो खपड़ा अगर नीचे गिर जाए, मिट्टी का लगाया जाता है जी, तो खपड़ा बांग्ला में समझिएगा तो टाली बोलते हैं। टाली, हाथी के पैर के नीचे टाली अगर आ जाए तो कई टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है। समाजवादी आंदोलन तो इस जो सवर्ण राजनीति के नीचे उसके हाथी के पैर के नीचे पड़ के लगता है कि वो कई भागों में वो बिखर गया। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई टूट फूट नहीं हुई, लेकिन समाजवादी आंदोलन बिखर के रह गया। जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे वो बिखर के रह गए, कई खेमे में बढ़ गए। और रही बात कांग्रेस की, इनके बिखराव में ही कांग्रेस भी कमजोर होती चली गई, क्योंकि ये सब तो कांग्रेस से ही निकल करके आए थे। तो हमारी राजनीति अभी जिस ढंग से खड़ी है, राहुल गांधी का पुरुषार्थ यह है, पुरुषार्थ मतलब कोई जेंडर सेंसेशन नहीं, पुरुष कहते हैं उसको, पर्सन के रूप में पुरुष कहते हैं। जैसे व्याकरण में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कई बार राम को आप लोग कहते हैं ना पारजादा पुरुषोत्तम, मैं उन्हें उत्तम पुरुष कहता हूँ। उत्तम पुरुष व्याकरण के हिसाब से वह होता है जो थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं, दो आदमी जब मिले तो जिसकी चर्चा करें और वह उत्तम पुरुष हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। तो राम की मर्यादा ये थी कि दो आदमियों के बीच में वो चर्चा के विषय हमेशा बने रहते थे, इसलिए उत्तम पुरुष थे। बाद में पंडितों ने घुमा करके इसको पुरुषोत्तम कर दिया। जो भी हो, तो अपने ढंग से तो चीजों को व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है। राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं, बस 2-3 सेकंड लूंगा। राहुल गांधी की राजनीति अब ये कोशिश कर रही है कि ये साइकिल जब अब पूरा हो गया है तो उनके सामने राजनीतिक चुनौती क्या है, क्योंकि ये फूंक मारने से ये समस्या न खत्म होगी। क्योंकि दलित राजनीति जो है, जो समाज के सबसे पिछड़े और कुचले लोग हैं जिन्हें इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, उनकी राजनीति, और जो ओबीसी की राजनीति है उनकी राजनीति में, इनको साधने के लिए इनमें सामंजस्य और भरोसा पैदा करना होगा। और मैं कहता हूं, लिखता आया हूं कि सोशल इंजीनियरिंग के बरक्स उनको एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खड़ी करनी होगी और इस भारतीय गणतंत्र के हृदय को और चौड़ा करना होगा और समावेशी करना होगा। क्योंकि देखिए, इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकों का हो, कोलियरी का हो, प्रिवी पर्स बंद किया, तो ये शक्तियां सभी खामोश तो नहीं बैठ गई थी ना।
तो उन शक्तियों का कमाल होता। लेकिन अब वो तमाम शक्तियां इस बात पर सहमत हो गई हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर हर तरफ के लोग सहयोग करें तो एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण भारत का आगमन फिर से हो सकता है। जी सैयद भाई, मैं आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता है कि एसआईआर रद्द किया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो है चुनाव आयोग अभी घोषणा कर दे सकता है कि हम जो है फलाना तारीख को चुनाव कराएंगे? क्योंकि अब तक हालांकि 30 सितंबर को तो तैयार होगा, तो कैसे कर देंगे? क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी जो 19 तारीख को कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया है, और ये कंप्लायंस रिपोर्ट जमा होने के बाद ये सब मालूम पड़ जाएगा। और अगर जो जिनका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, अगर वो आदमी को मृत बताया जाता है और वो आदमी जिंदा पाया जाता है, और इस तरीके की का जो डिस्पैरिटी है वो अगर बहुत ज्यादा संख्या में दिख जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द भी कर सकते हैं एसआईआर को, क्योंकि 65 लाख जो वोटर्स का नाम इन्होंने डिलीट किया है, उसमें से अगर आप समझ लीजिए कि 10% लोगों का भी नाम काटने के ऊपर इनकी तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना है, और एक्ट मतलब रद्द ही होना है एसआईआर। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो कोई आप समझ सकते हैं। और दूसरा सवाल आप जो पूछ रहे हैं कि मीनवाइल वो इलेक्शन को डिफर कर सकता है, इलेक्शन डेट को। तो ये तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर में वो इलेक्शन कराना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर उनको इलेक्शन को रद्द करना है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ भी सकता है कि भाई हमने जो एसआईआर किया है उसमें अभी तक गड़बड़ी नजर आ रहा है, और इसको पूरी तरीके से इसको दुरुस्त करने में समय लगेगा। तो उसके मद्देनजर हमने ये डिसाइड किया कि इलेक्शन को डिफर कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जी। अच्छा, अब ये जो बात है अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, ये देखिए राहुल गांधी का जो यात्रा है वो बहुत ही अभी के ये जो वर्तमान परिस्थिति है उसके मद्देनजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं कभी भी कांग्रेस का सपोर्टर नहीं रहा, क्योंकि आपको मालूम होगा मेरा जो स्टूडेंट लाइफ में जो हमने बंगाल में बिताया, तो वो उस वक्त बंगाल में सीपीएम का राज था, और हम भी एसएफआई का मेंबर था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का ही एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था। तो हमने कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में बहुत सारे ऑपरेसिव जो लॉज था वो एनेक्ट किया गया था। उसमें मीसा आता है, उसमें आपका टाडा आता है, उसमें मोका आता है, उसमें आफ्स्पा आता है। तो ये तमाम जो कानून उन्होंने पास किया था, वो कानून मतलब लोगों को दमन करने के लिए किया गया था, वो ऑपरेसिव नेचर का था। तो इसीलिए हमने कभी भी उनको सब खुले दिल से सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन अब जो ये 11 साल की जो राजनीति और 11 साल का जो गवर्नेंस हमारे देश में देखने को मिला है, तो इन कंपैरिजन विथ उनके साथ जो तुलनामूलक रूप से ये देखा जाता है कि भाई इससे बेहतर वो थे। कल जैसे अपना शैलेंद्र भाई बोल रहे थे कि कुछ
कुछ मीठी और कुछ खट्टी यादें हमारे हमको मिली थी कांग्रेस के जमाने में, लेकिन अब तो सिर्फ मतलब खट्टी ही खट्टी है ना। और ये जो जिस तरीके से आप देखिए कि कोविड-19 के दौर में अचानक 140 लोग जो है 140 नया अरबपति पैदा हुआ हमारे देश में, और हमारे देश के गरीब जो है दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। गरीब होते 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 ऐसी जगह पे आ गई है कि उनको बस 5 किलो राशन के ऊपर मोहताज कर दिया गया। और इसके अलावा देश के अंदर जो भाईचारा और देश के अंदर जो सेकुलरिज्म का एक टेक्सचर था, उसे भी बर्बाद कर दिया गया। आज बेरोजगार नौजवान को एक भीड़ में तब्दील कर दिया गया, जो हर किसी मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने और कहीं दरगाह के सामने आके डांस करता है और तलवार निकालता है और एक नफरती भाषण देते हैं। तो डांस तो करता है, इसमें हंसी आ रही है। बढ़िया है, कभी जी कभी जी नाचना तो जी जी। और जिस तरीके से ये आप देखिए अपना कांवर, ये जो कांवरिया लोग हैं, ये जो जिस तरीके से इन्होंने एक उपद्रव मचा के रखा है, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है। और लेटेस्ट जो है कि चोरी, यानी हमारे देश की जनता की वोट की जो चोरी है, ये तो मतलब इसका तो कोई कंपेयर किसी से भी हम कर नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके का घटना ये पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में ये चोरी करवाया जा रहा है। इससे पहले भी वोट की चोरी हमारे देश में परंपरा थी, और वो बूथ कैप्चरिंग होता था, वहां बॉम्ब फेंक दिया जाता था। जो जिनको लगता था, जिस पार्टी को लगता था कि भाई यहाँ पे सीपीएम के सपोर्टर ज्यादा है, तो उस इलाके को, मतलब उस इलाके में ऐसा बॉम्ब फेंक दिया जाता था ताकि वो मतदाता जो है वो बूथ तक पहुंच ना पाए। कहीं ऐसा लगता था कि भाई इधर कांग्रेस के सपोर्टर्स ज्यादा है, तो यहाँ सीपीएम के लोग जाके बॉम्ब फेंक देता था ताकि वो लोग यहाँ तक बूथ तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सरपरस्ती में वोट की चोरी ये पहली बार देखा जा रहा है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ा है, ये काबिल तारीफ है। और जिस साइंटिफिक तरीके से उन्होंने ये प्रूव किया है, इन्होंने लोगों के सामने ये पर्दाफाश किया है, उससे तमाम बाकी के विपक्षी दल जो है उनको भी कॉन्फिडेंस आया है, और वो बिल्कुल राहुल गांधी के साथ एकदम चट्टान की तरह खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि ये 16 दिन का जो यात्रा है, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। और आने वाले दिनों में हमारे देश की लोकतंत्र और हमारे देश का जो संविधान है, वो उसे मजबूत करने के लिए ताकत मिलेगी। जी ठीक। सुनील जी, क्या एक तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग अब अपनी अपनी विश्वसनीयता रखता है? क्या वो लोगों को, जो भक्त नहीं है नरेंद्र मोदी जी के, या जो कथित हिंदूवादी नहीं है, जिनको मुसलमानों से बैर नहीं है, जिनको दलितों से बैर नहीं है, पिछड़ों से बैर नहीं है, जिन पिछड़ों को लगता है कि हम हिंदू हो जाएंगे तो देश बदल जाएगा, मुसलमानों को भगा देना चाहिए, जिन दलितों को लगता है कि मुसलमानों को भगा देना चाहिए, उन लोगों को भले हो सकता है चुनाव आयोग पे भी भरोसा हो, चिराग पासवान, मांझी जैसे लोगों को, लेकिन क्या आपको लगता है कि आम आदमी अब चुनाव आयोग पे भरोसा कर रहा है, जब 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, जिंदा लोगों के को मृत घोषित कर दिया गया, वगैरह वगैरह, क्या नहीं हुआ? और दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अब ये जो राहुल गांधी ने जो अभियान छेड़ा है, इस अभियान को अब रोका जा सकता है? जो पिछड़ावाद जो है, या कहिए कि जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, जिसे संविधान जब राहुल गांधी लेकर के चले, तो संविधान को रोक नहीं सके नरेंद्र मोदी। तमाम उस समय तो एकदम माहौल नहीं था, और मोदी है तो मुमकिन है वगैरह वगैरह सब चल रहा था। इस तरह से सीज फायर भी नहीं हुआ था, इस तरह से मोदी जी की बदनामी भी नहीं हुई थी, कीचड़ भी नहीं पड़ा था चेहरे पे। अब तो चुनाव आयोग से लेकर के नरेंद्र मोदी का चेहरा से लेकर के आरएसएस के चेहरा से लेकर के ट्रंप जो बचाए हुए थे वो भी सब हो गया, सब सारा पर्दा खुल गया है। हर तरफ बजबजाती नाली, रेंगते हुए कीड़े,
जंग लगे हथियार सारे रखे दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि देश विरोधी लोगों का जमघट हो गया था, जो देश को धर्म और जाति के नाम पे बांटना चाह रहा था। जो जो उस समय अभी आ रहा है एनसीईआरटी की किताबों में जो है वो कैसे परिवर्तन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हालांकि मैंडेटरी नहीं हो रहा है, वो पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस की वजह से देश का विभाजन हुआ, वो सब अलग कथा है। क्या आपको लगता है कि अब आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग ये भरोसे लायक रह गए हैं? आम आदमी के बीच भरोसा है इन पे? धन्यवाद धनंजय जी। संकट तो भरोसे का ही है, और राहुल गांधी ने अपने अभियान से इस सरकार के नेतृत्व, इस पार्टी, चुनाव आयोग को लेकर के ही एक उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल पैदा किया है। सवाल इस बात का, अगर निर्वाचन आयोग लोगों के मन में उठ रहे सवालों का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ और जो सवाल लोग उठा रहे थे उससे वो लगातार असहमति व्यक्त करता रहा, तो लोग निर्वाचन आयोग को क्यों विश्वास करें? राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए कि वोट की चोरी की गई, चोरी हुई नहीं हुई यह हम और आप साबित नहीं कर सकते, राहुल गांधी का अपना तर्क है। निर्वाचन आयोग को उसमें आके बोलना चाहिए था, निर्वाचन आयोग आज तक नहीं बोला, कल वो बोलने आ रहा है। तो कल बोलने में उससे बहुत देरी कर दी। अगर वह अपने बोल करके वे ये चाह रहा है कि वह राहुल गांधी के पूरे अभियान को हाईजैक कर लेगा, तो वह बहुत दूर की बात हो गई, उसके पहुंच से बाहर है मामला। जो सवाल राहुल गांधी ने पैदा किए, विपक्ष ने पैदा किए, सिविल सोसाइटी ने पैदा किए, जो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए काम करने वाले संगठन है उन्होंने पैदा किए, उस पर भी जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दिया। सवाल क्या हो रहा था? लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं। सवाल क्या हो रहा था? लोकतंत्र में जनादेश को मैनेज किया जा रहा है। सवाल क्या किया जा रहा था? पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को एक दल विशेष के पक्ष में संचालित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोले। तो अगर लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब अगर आप नहीं देंगे, उनकी जिज्ञासाओं को आप शांत नहीं करेंगे, तो आपके प्रति जो बनता हुआ अविश्वास का माहौल है खत्म कैसे हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? केवल इस बिना पर कि निर्वाचन आयोग कोई बात कहने जा रहा है, या केवल इस बिना पर कि राहुल गांधी अब सवाल उठा रहे हैं इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जाए। भारतीय जनता पार्टी भी तो निर्वाचन आयोग के साथ ही खड़ी दिखाई पड़ी, जनता दल यूनाइटेड भी तो निर्वाचन आयोग के साथ ही खड़ा दिखाई पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो निर्वाचन आयोग के सवाल ही साथ खड़ा दिखाई पड़े। चिराग पासवान साहब ने कहाँ कहा कि जो आधार कार्ड सबके पास है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए? उन्होंने कब कहा कि एपिक सबके पास है या ज्यादातर लोगों के पास है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए? उन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा। और इन चीजों को अस्वीकार करने की वजह से लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, यह माहौल बनने लगा। और इस बनते माहौल को शांत करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी इसको लेकर के आगे चलते रहे, और राहुल गांधी ने केवल भाषण नहीं किया, उन्होंने बाकायदे आंकड़े रखे कि इतने लोगों के वोट बढ़े और इतने वोटों से हार जीत हो गई। एक संसदीय क्षेत्र में बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी हार गई, एक विधानसभा क्षेत्र में इतने वोट बढ़ाए गए और भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जीत गई। इन सवालों का जवाब तो देना चाहिए था। और यह जैसे बिहार की स्थिति आ गई कि 66 लाख लोगों के नाम कट गए, 66 लाख लोगों के नाम कट गए, तो इनका ये कौन लोग हैं आप ये भी नहीं बताएंगे। कोई आम आदमी भी इन सवालों को लेकर खड़ा होगा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनका नाम तो बताइए, और किस वजह से कटे हैं ये भी बता दीजिए। आप दोनों नहीं बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो वोटर लिस्ट है उसको आप सर्चेबल मोड में रखिए कि जो चाहे उसको ढूंढ ले, आप वो भी नहीं देने के लिए तैयार है कि नहीं एक एक आदमी का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और एक एक आदमी को आपको क्या आंकड़े देखने पड़ेंगे। क्यों आम नागरिक उसको स्वीकार कर लेगा? क्या यह आम नागरिक के पक्ष में की जा रही कार्रवाई थी? तो ये बड़ा सवाल पैदा हुआ। और दूसरी चीज कि जो बिहार में महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने या सिविल सोसाइटी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाया, उसमें इस माहौल ने और ताकत दे दी। सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वालों के साथ यह जो माहौल है वह और उनके लिए वैल्यू एडिशन हो गया जब मताधिकार छीनने की बात आ गई। और यह क्यों हुआ कि मताधिकार उन लोगों के छीने जा रहे थे जिनके लिए सामाजिक सशक्तिकरण की बात की जा रही थी। समाज का पिछड़ा वर्ग था, समाज का वंचित वर्ग था, दलित समुदाय था, अल्पसंख्यक समुदाय था, इनके वोट छीने जा रहे थे।
छीनने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें कोई भी जो जो लोग नीतीश कुमार जैसे लोग जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो भी नहीं खड़े दिखाई पड़े। नहीं, बात ही नहीं भारतीय करते, बल्कि कहिए कि उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण किया, और खास कि करके जो जो गैर यादव, गैर भूमिहार जो वोट बैंक अ- है, मतलब गैर अति पिछ ताकतवर अरे वोट बैंक, उसमें अति किया। अति पिछड़े अति दलित नाम के उन्होंने दो अलग तरह की कैटेगरी बना दी। महिलाओं के बीच में उनकी जबरदस्त उपस्थिति हुई, लेकिन वो चुप रहे। ये किसी के समझ में बात नहीं आई। अब सवाल ये जब होने लगा कि अगर आप मतदाताओं के पक्ष में नहीं खड़े हैं, उनके मताधिकार को छीनने की जा रही कोशिशों के खिलाफ आप नहीं खड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है। कि इससे जो वर्ग प्रभावित हो रहा था वह वही वर्ग है जिसके लिए सामाजिक न्याय की बात की जाती है, सामाजिक सशक्तिकरण की बात की जाती है। अब राहुल गांधी का सवाल जो आया कि राहुल गांधी जब सड़क पर उतर है, राहुल गांधी या महागठबंधन, वामपंथी दल, आरजेडी के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लोगों के साथ सीधे सीधे संवाद कायम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? कि ध्रुवीकरण की राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की, उसको बेनकाब करने का एक और एकमात्र प्रभावी कदम यह था कि वह लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे संवाद कायम करते हैं। इस कारण भी कि जो जन प्रचार के माध्यम है, मीडिया जिसको आप कहिए, जिसको आप गटर मीडिया कहते हैं, वह भी इन्हीं के साथ खड़ा था, वो उसी एजेंडे को बढ़ावा दे रहा था। आपके पास क्या विकल्प है? अब जो बात कही जा रही है कि दलित और पिछड़े, आखिर दलित और पिछड़ों को हिंदू बनने में क्या मिल जाएगा? अगर वह हिंदू के अम्ब्रेला में आ जाते हैं, हिंदुत्व के नारे के साथ वो चले जाए, तो उनको मिलेगा क्या? उनको तो वही मिलेगा, वही मनुस्मृति की व्यवस्थाएं मिलेगी ना, जिसमें जात पात है, जिसमें वर्ग भेद है, जिसमें ऊंच नीच का सवाल है। तो इस विषय को स्वीकार कर लेंगे क्यों? उन्होंने तो बड़े बड़े आंदोलन किए हैं इसी बात के लिए, इस आतंक से बाहर निकलने के लिए, इस भेदभाव से बाहर निकलने के लिए। और उनको जगह कहाँ मिलेगी? दलितों को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कौन सी जगह है? ये तो सबके सामने तथ्य है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने नीति निर्णय की प्रक्रिया में दलित नेतृत्व को कहीं प्रोत्साहित नहीं की। अपने इतिहास में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाई, किसी राज्य में नहीं मुख्यमंत्री बनाया। तो यह कम से कम दलित समुदाय के जो सिविल सोसाइटी है उसको तो ये पता है, वो तो देख रहा है इस बात को। दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि जिस तरह की उनकी सोच है, जो वो अपने समाज को सामाजिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, उसमें जो कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की जो नीतियां है, वह सहायक साबित हो सकती है, कम से कम विरोध नहीं करते, उनके लिए जगह है, वह आपको एकोमोडेट कर सकते हैं। ये चीजें उनको आकर्षित करती हैं। दूसरी चीज, जो दलितों की राजनीति को लेकर के संगठन राजनीतिक दल आगे चल रहे थे, वो हाशिए पे चले गए। वजह क्या था कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़े, उनकी ताकत घटती नजर आई। तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत हैं, लेकिन दलित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास महागठबंधन या कांग्रेस के अलावा विकल्प क्या बचता है? अपने मूल संगठन में उनके पास ताकत नहीं रह गई, क्योंकि मूल संगठन जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो उससे आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। वह उन ताकतों के साथ खड़ा हो गया जिन ताकतों के खिलाफ यह दलित आंदोलन पूरा चलता रहा। वह हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ था, वह मनुस्मृति की व्यवस्था के खिलाफ था, वह वर्ग विभाजन के व्यवस्था के खिलाफ था। अब ऐसी ताकतों के साथ आप खड़े होंगे तो कैसे आप अपने मतदाताओं के बीच में लोकप्रिय रह पाएंगे? और परिणाम क्या हुआ कि जो दलित राजनीति करने वाले संगठन हैं, उनकी लोकप्रियता और अपने लोगों में उनकी उपस्थिति लगातार कम होती चली गई। दूसरी चीज, हिंदुत्व के नारे के खिलाफ जिन लोगों को संगठित करने की बात थी, उनमें आपस में कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। मैं समझता, ये मैंने देखा भी नहीं है कि दलितों में और अल्पसंख्यकों में किस तरह का झगड़ा हो सामाजिक स्तर पर। पिछड़ों में भी कुछ जातियां हैं, जैसे कि अगर आप मान लें उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो यादव समाज के लोग, उनका हो सकता है कि उनका दलितों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता, लेकिन सामाजिक न्याय के तहत वो भी नजदीक आते हुए दिखाई पड़े और विभिन्न चुनाव में उनकी नजदीकियां दिखाई ही पड़ी। तो राहुल गांधी का जो ये प्रयास है, राहुल गांधी ने पूरे के पूरे इस अभियान को एक वैचारिक आधार दिया कि जो अभियान उनका 2024 में संविधान बचाओ को लेकर के था, उस अभियान का ये विस्तार है
कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो आपके मताधिकार नहीं बचेंगे। वो ताकतें मजबूत होंगी जो संविधान को भी कमजोर करेंगी और निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होने के आपके अवसरों को छीन लेंगी। और जब आप मतदान की प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे, सरकार बनाने की प्रक्रिया में आप भागीदार नहीं होंगे, तो आपका वजूद क्या रह जाएगा? आप ये बड़े सवाल थे और इन सवालों के साथ जो लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और सरकार के विश्वसनीयता के खिलाफ जो उन्होंने माहौल बनाया है, यह लोगों के बीच तक पहुंचे और मुझे लगता है कि पहुंच भी बड़ी मजबूती के साथ पहुंचा है कि इस पद यात्रा से यह अभियान और तेज होगा। लोग जो बात कही जा रही है ना कि जो कहा गया कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं उनमें कोई स्पंदन नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनका कोई संगठन नहीं है। नहीं, लेकिन जब ये दिख नहीं रहा है कि बेचैनी कहाँ दिखने वाली बात, एग्जैक्टली धनंजय जी, दिखने वाली बात मैं कर रहा हूँ। लोगों में नाराजगी है, लोगों में चिंता है। अगर न चिंता होती तो लोग इतने बड़े पैमाने पर साथ क्यों खड़े होते? बिल्कुल, लेकिन जैसे लगता है कि आपकी चिंता दिखाई पड़े और जब आप संगठित नहीं होते तो नहीं दिखता। नहीं, इस तरह से अगर सोचिए तो 1857 से स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं 1947 तक आम आदमी कहाँ खड़ा था? बिल्कुल सही बात है। गांधी अगर नहीं जुड़ते गांधी ने जोड़ा चंपारण से, उसके पहले कहाँ खड़ा था आम आदमी? तो वो राजनीतिक दलों ने खासतौर से और खासतौर से राहुल गांधी ने ऐसे लोगों की आवाज बनकर के सामने आ गए और जब एक मजबूत राजनीतिक मंच मिला तब सबके लोग खुल करके सामने आ गए हैं कि कैसे उनके मताधिकार छीने जा रहे हैं। यह जो पूरा का पूरा जन आंदोलन खड़ा हुआ वो किसी एक व्यक्ति की वजह से थोड़ा खड़ा हुआ, ये आम आदमी इस बात को बोल रहा है, सड़क चौराहों पर निकल के अपनी बात बोल रहा है और यह स्वीकार करना है कि उसका मताधिकार छीन लेगा और चुपचाप बैठा रहेगा, ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। और अगर ये हालत है तो फिर किसी आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, किसी राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में के निर्णयों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लोग उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और एक आखिरी बात, जिसे कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वह एक हारी हुई लड़ाई के लिए आगे सामने आया। उसने अपनी विश्वसनीयता खोई है लोगों के मन में और चुनाव की घोषणा करने का जहां तक सवाल है, चूंकि मतदाता सूची अभी बन रही है और पुरानी मतदाता सूची पूरी तरह से खारिज की जा चुकी है, ऐसे में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये संभव नहीं है। और अगर निर्वाचन आयोग अपनी सीमा से आगे जाकर के चुनाव की घोषणा भी कर दे तो राहुल गांधी की इस अभियान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। और चुनाव की घोषणा करने का मुझे दूर दूर तक संभावना ही नहीं आती। और अगर निर्वाचन आयोग जो इस बिहार में SIR को लेकर के उठे हुए सवाल हैं, अगर उन सवालों का जवाब नहीं देता, उसमें भी अगर वो इधर उधर घुमाने की कोशिश करेगा तो बिहार में राहुल गांधी का जो चलने वाला अभियान है वो और मजबूत होगा और निर्वाचन आयोग के प्रति लोगों के मन में और अविश्वास पैदा होगा। और अगर सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल इस विषय पर नहीं बोलेंगे तो उनके प्रति भी लोगों के मन में अविश्वास की स्थिति पैदा होगी और यह बात केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि यह उन सभी राज्यों में इसका असर पड़ेगा जो आने वाले वर्षों में, आने वाले महीनों में जहाँ चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।